अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी और हाजिर हैं हम लोग पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के एक नए चैप्टर एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं वही हमारे पास सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स, यानी कि सेल्स की बात की जाएगी और सेल में पाए जाने वाले पार्ट्स की बात की जाएगी, सेल में पाए जाने वाले ऑर्गन्स की बात की जाएगी। तो आइए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर यही बात बयान की जा रही है कि जब हम सेल और सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स का जिक्र कर रहे हैं तो हम लोग एक डिटेल स्टडी सेल के बारे में करेंगे कि किस तरह से ये जो है हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, किस तरह से ये जो है तमाम जानदारों को बनाए हुए है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि हम लोग 9th से ही पढ़ के आए हैं कि सेल को बताने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया था जिसे सेल थ्योरी कहा गया था और ये बताया गया था कि जो सेल होता है वो दोनों में पाया जाता है, यानी कि प्लांट्स एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। तो प्लांट एनिमल सेल दोनों को देख करके ही सेल थ्योरी आगे दी गई थी। उसके अलावा कुछ और प्रोसेसेस जो कि पहले शामिल नहीं किए गए थे जैसे कि सेल सिग्नलिंग, उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से हमारे पास जो स्टेम सेल होते हैं वो आगे चल करके दूसरे सेल्स को डेवलप कर रहे होते हैं। होता है इस तरह से कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे सेल डिफरेंटिएशन कहा जाता है, जिसके अंदर एक सेल जो होते हैं जो कि बुनियादी तौर पर स्टेम सेल होते हैं वो कुछ केमिकल सिग्नल्स के नतीजे के अंदर मुख्तलिफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें भी डिस्कस की जाएंगी। उसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, सेल मेम्ब्रेन किस तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करती है जो कि फिर सेल के काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल किए हुए होती है। तो सेलुलर फंक्शंस को ये मेंटेन किए हुए होती है। अभी हम सेल की बात करें कि सेल जैसे कि हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी यूनिट होता है और ये तमाम जानदारों को बनाए हुए हैं जो कि हमारे पास एक सेल वाले जानदार हैं। अगर हम बात करेंगे अमेबा के हवाले से या बैक्टीरिया के हवाले से, इनके अंदर हालांकि सेल तो एक ही मौजूद है लेकिन वो एक सेल उनकी तमाम कामों को कंट्रोल किए हुए हैं। हम जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एनिमल दोनों, हमारे पास बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग सेल्स मौजूद है, स्पेशलाइज सेल्स मौजूद हैं और वो सारे जुड़ करके हमारे मुख्तलिफ पार्ट्स को बना रहे हैं और इस तरह से साथ मिलकर के भी काम कर रहे हैं, टिश्यूज़ भी बना रहे हैं। तो हमारे पास इस तरह से मुख्तलिफ सेल्स मौजूद हैं और वो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। मिसाल ब्रेन के सेल वो अलग तौर पर काम कर रहे हैं, मसल्स के सेल्स अलग तौर पर काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट सेल्स हमारे पास मौजूद है। ब्लड सेल्स वो अलग से काम कर रहे हैं। तो हमारे पास अलग अलग सेल, लेकिन जिनके पास एक सेल मौजूद है वो तमाम एक्टिविटीज़ एक सेल के अंदर हो रही होती है। अब यहाँ पर जानदारों के अंदर पाई जाने वाली 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया जा रहा है। मतलब कि एक जानदार है, अगर उसको हम लिविंग कह रहे हैं तो लिविंग किस हिसाब से कह रहे हैं, तो 7 प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस की जा रही हैं। जैसे कि मूवमेंट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, होमोस्टेसिस हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया और न्यूट्रिशन हो गया। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ जिसके अंदर पाई जाएंगी उसी को हम लिविंग कंसिडर कर रहे होंगे। तो ये तमाम प्रॉपर्टी सेल के अंदर पाई जा रही होती है। इसी वजह से सेल को एक लिविंग पार्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सेल के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी, तो सेल्स जो है वो मूव करते हैं। डिफरेंट तरह के सेल है, जैसे कि हमारे पास मिसाल के तौर पर यहाँ पर बयान किया जा रहा है स्पर्म सेल्स के हवाले से, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात की जा रही है। यहाँ पर इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्लैजिला कहा जाता है। ये जो फ्लैजिला होता है ये इनको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हैं, या हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हो गया, वो खून के ज़रिए से मूव कर रहे होते हैं। अगर हम बात करेंगे रेड ब्लड सेल्स की, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहे होते हैं। अगर हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो वो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ इन्फेक्शन से लड़ने का काम कर रहे हैं। और उसके अलावा सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी मूवमेंट कर रहे होते हैं। आपने सेल डिवीजन के टॉपिक में ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास सेंट्रल जो होते हैं वो भी मूवमेंट कर रहे होते हैं। उनकी जो स्पिंडल फाइबर्स है वो मूवमेंट कर रही होती, क्रोमोसोम्स जो है वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स जो है वो भी मूवमेंट कर रहे होते हैं। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो सेल जो है अपनी इन्वायरमेंट से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स को, मुख्तलिफ केमिकल्स को हासिल करता है और उन केमिकल्स को हासिल करके फिर उनमें से एनर्जी बनाई जाती है। तो इस तरह से फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल सेल के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से सेल के अंदर मुख्तलिफ तरह के बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से फिर हमें एनर्जी हासिल हो रही है और वो रिएक्शंस करने के लिए केमिकल्स जो है वो उन्हें इन्वायरमेंट से मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पर सेल को ग्लूकोज मिल जाएगा, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके वो उसमें से एनर्जी हासिल कराएगा और उस एनर्जी का इस्तेमाल करते फिर वो मुख्तलिफ अपने अंदर रिएक्शंस जो है कर रहा होगा, मुख्तलिफ चीज़ें फिर बना रहा होगा। यही बात यहाँ पर जिक्र की जा रही है कि सेल किस तरह से एनर्जी बनाएगा। तो सेल रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस करता है जिसके अंदर वो एनर्जी जनरेट कर रहा होता है।
रेस्पिरेशन क्या है? सिंपली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को तोड़ा जाता है, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। और ग्लूकोज ऑक्सीजन में भी टूट सकता है, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी टूट सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन मौजूद हो। और इसके नतीजे जो चीज़ हमें हासिल होगी वो होगी एटीपी। एटीपी को एनर्जी करेंसी कहा जाता है, जो कि तमाम एक्टिविटीज़ में हमारे पास यूज़ हो रही होती है। असल में क्या होता है कि एटीपी ब्रेक होता है। एटीपी जिस मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है उसे एडीपी कहा जाता है। तो एटीपी जब ब्रेक होगा तो साथ में एनर्जी भी निकलती है। तो एटीपी के टूटने से एनर्जी निकलेगी, उसे हम मुख्तलिफ रिएक्शंस में इस्तेमाल कर रहे होंगे। मज़ीद बात की जा रही है कि सेल के अंदर एक्सक्रीशन भी होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वेस्ट को रिमूव किया जाता है। होता क्या है कि सेल ने, जिससे कि मिसाल के तौर पर ग्लूकोज को तोड़ दिया, जब ग्लूकोज टूटेगा तो नतीजे के अंदर हमारे पास जो चीज़ बन रही होगी एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से और भी ख़राब चीज़ें हमारी बॉडी में बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्रोटीन्स वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो उसके नतीजे के अंदर हमारे पास एक टॉक्सिक चीज़ बनेगी जिसे NH3 अमोनिया कहा जाता है। ये अमोनिया आगे चल कर के यूरिया में भी बदल सकती है। तो ये टॉक्सिक चीज़ें जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, अनवांटेड चीज़ों का रिमूव होना, इसे एक्सक्रीशन कहा जाता है। तो कई सारे मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे पास बनते हैं, उन्हें हम निकालने के लिए डिफ्यूजन का एक प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब कि वो चीज़ें हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाए। एक सेल में वो चीज़ अगर ज़्यादा बनी हुई है तो वो जो है बाहर की तरफ चली जाए। या फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को भी निकाला जा सकता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक चीज़ें मौजूद नहीं रहेंगी। हमारे सेल में वो चीज़ें जो ख़राब बनेगी उन्हें रिमूव किया जाएगा। सेल होम्योस्टेसिस भी कर रहे होते हैं। होम्योस्टेसिस के अंदर ही एक्सक्रीशन आ जाता है। होम्योस्टेसिस मतलब कि अपनी इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। तो सेल के अंदर जो इन्वायरमेंट मौजूद है उसे मेंटेन करने के लिए वो चीज़ों की मूवमेंट करा रहा होगा मेम्ब्रेन के ज़रिए से, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से। मिसाल के तौर पर सेल मेम्ब्रेन है, अगर सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ ख़राब चीज़ें बनी हुई हैं, सेल क्या करेगा, उन्हें अपने मेम्ब्रेन के ज़रिए से, डिफ्यूजन के ज़रिए से मिसाल के तौर पर बाहर की तौर पर निकाल देगा। इस तरह से सेल जो है होम्योस्टेसिस कर रहा, अपने आप को मेंटेन किए हुए है। टेम्परेचर को भी इसी तरह से मेंटेन कर सकता है। अगर मिसाल के तौर पर हीट ज़्यादा हो चुकी है सेल के अंदर तो वो कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स करेगा जिसके अंदर वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। इसी तरह से वाटर और सॉल्यूट का वो भी मेंटेन कर सकता है अपने सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से। सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से सार्स वगैरह को रिमूव करके वो अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि होम्योस्टेसिस का ये स्टेप भी कर सकता है। उसके अलावा ग्रोथ है कि जब सेल न्यूट्रिएंट हासिल करता है फिर उन्हें अपने मुख्तलिफ कंपोनेंट्स बनाने में इस्तेमाल करता है। इस तरह से सेल की साइज़ इंक्रीज़ होती है। तो सेल बड़ा होता है तो सेल के अंदर ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। ग्रोथ का वैसे मतलब होता है ओवरऑल इंक्रीज इन मास, मास का ज़्यादा हो जाना। उसके अलावा रिप्रोडक्शन, एक बनी हुई चीज़ का और ज़्यादा बन जाना। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक सेल मौजूद है, यही सेल आगे जा कर के 2 सेल्स में टूट जाए और फिर 2 सेल 4 सेल में बन जाए तो ये हमारे पास एक चीज़ प्रोड्यूस हुई है और ये प्रोड्यूस हुई चीज़ 2 चीज़ों को प्रोड्यूस करे, दोबारा से प्रोड्यूस करे, फिर ये चीज़ें दोबारा से 2 चीज़ों को और प्रोड्यूस करेंगी। तो रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस होगा और ये हो रहा होता है सेल डिवीजन के जरिए से, जिसे माइटोसिस या मियोसिस कह रहे हैं। माइटोसिस में ये होगा कि एक सिंगल सेल 2 सेल में टूट जाएगा, मियोसिस में एक सिंगल सेल फिर दोबारा से 4 सेल्स में हमें टूटता हुआ नजर आएगा। तो माइटोसिस ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स बना रही होती है और ग्रोथ के दौरान हमारी बॉडी सेल्स बनाएगी। माइटोसिस में रिपेयर करना होता है कोई टिश्यू वगैरह, तभी माइटोसिस हो रही होती है। और एक और प्रोसेस होता है मियोसिस, जो कि हमारी बॉडी के अंदर गेमेट्स को बना रहा होता है, यानी कि एग फीमेल बॉडी के अंदर और स्पर्म मेल बॉडी के अंदर। तो ये गेमेट्स की फॉर्मेशन करना, क्रोमोसोम को कम कर देना, ये रिप्रोडक्शन का काम होता है। दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, आज के बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।